Hello students, we are starting the chapter of biological classification. Biological classification के डिस्कशन में हम स्टडी करने वाले हैं कि हम क्यों और किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. चैप्टर में थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल दोनों प्रकार की नॉलेज है. एग्जाम में भी दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, हमें दोनों को हैंडल करते हुए चलना है. कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी अपनी ऐड करते हुए चलना है. कैसे उससे क्वेश्चंस बनेंगे? हाँ, एग्जाम्पल बेस्ड थ्योरी बेस्ड पॉइंट भी आएंगे, उनको भी हमें रिवाइज करके अपनी नॉलेज में ऐड करना है, जोड़ना है, हर एक चीज पर ध्यान देना है. हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, कब से हम ऐसा कर रहे हैं? एनसीईआरटी कहता है दैट इन अर्ली सिविलाइजेशंस हम शुरुआत से ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते आ रहे हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नीड एंड नॉट साइंटिफिक क्राइटेरिया. किस प्रकार का पॉइंट कहता है एनसीईआरटी? कि नीड के ऊपर बेस्ड था, रिक्वायरमेंट के ऊपर. जैसे एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिए, हमने कुछ प्लांट्स को इस आधार पर डिवाइड कर दिया कि किससे हमें फूड मिलता है. हमारे क्रॉप वाले प्लांट, जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दे दिया सिंपल डेली लाइफ का टमाटो, किससे हमें शेल्टर मिल रहा है, शेल्टर बनाने में हेल्प हो रही है. जैसे अर्ली टाइम से हम देखें तो बैम्बू का उपयोग किया गया झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए, तो वो एक शेल्टर से रिलेटेड प्लांट हो गया. क्लोथिंग में फाइबर ऑब्टेन कराने वाले प्लांट्स जैसे कॉटन का नाम आ गया. तो क्या हमने जब प्लांट्स को फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के आधार पर डिवाइड किया, तो क्या इसमें हम कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया ले रहे हैं? ना, बिल्कुल सही कह रहा है एनसीईआरटी. ये कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं ले रहे, ये तो हम अपने उपयोग के हिसाब से चल रहे हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है. इसमें हमने ये नहीं देखा कि प्लांट कैसा है, कोई मोनोकोट है, डाइकोट है, हमें कोई मतलब नहीं इससे. हमें तो केवल ये मतलब है कि वो हमारे खाने के काम आ रहा है, उससे हमें धागा प्राप्त हो रहा है, या वो हमारे शेल्टर के काम आ रहा है. इट मीन्स हमने उन प्लांट्स की कोई नेचुरल फीचर्स या उनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि ये जो अर्ली क्राइटेरिया थे ये साइंटिफिक नहीं थे. आज की डेट में जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, ये पहचानना है मुझे. यहां डेफिनेशन मैंने मेंशन की है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसी की डेफिनेशन है. मतलब ये जो यहां मैं डेफिनेशन मार्क कर रहा हूं, ये डेफिनेशन ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन यहां पर मैंने मार्क की है. क्या कहती है डेफिनेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक मेथड. आज की डेट में अर्ली क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं. साइंटिफिक मेथड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी. मतलब हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पर हम उनके ग्रुप्स बनाएंगे. जैसे मैंने कहा चैप्टर में कॉन्सेप्ट, तो स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये आता है, आखिर हम ये इतने ग्रुप बना क्यों रहे? रहने दो इनको ऐसे ही, जंगल में जानवर रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, जैसे हैं रहने दो. Why do we want them to classify? ये बात सोचने की जरूरत पड़ती है. और अगर चैप्टर का पर्पस हमें हाथ लग जाए तो शायद समझना आसान होगा. ये इस प्रकार से है जैसे एक किताबों का ढेर लगा हुआ है. उस ढेर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज वगैरह अलग अलग पार्ट के, लिटरेचर की, साइंस की, दुनिया भर की किताबों का ढेर लगा हुआ है. अगर आपको उस ढेर में से फिजिक्स की बुक चाहिए तो क्या करेंगे? पूरे ढेर को उधेड़ते रहेंगे? बहुत मुश्किल काम है. कल केमिस्ट्री की बुक चाहिएगी, बायोलॉजी की बुक चाहिएगी, तो क्या करेंगे? पूरे ढेर में से किताबें उठा उठा के इधर उधर फेंकते रहेंगे. रोज इसी प्रकार का काम करेंगे, सारा टाइम तो इसी चीज में वेस्ट हो जाएगा. हम इस मुसीबत से बचने के लिए क्या देखते हैं? जैसा आपने लाइब्रेरी में नोटिस किया, लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित होती हैं. ये साइंस का सेक्शन है, ये
इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर का सेक्शन है। साइंस के सेक्शन में भी डिवीजन होता है कि ये आपकी फिजिक्स की बुक्स हैं, ये केमिस्ट्री की बुक्स हैं, बायोलॉजी की बुक्स हैं। तो आप क्या करते हैं, जब आपको अगर फिजिक्स के बुक की ज़रूरत है तो आप साइंस के सेक्शन में जाएंगे, फिजिक्स वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से अपने चॉइस की बुक ले लेंगे। इट मीन्स इट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड and utilize these books if they are already arranged in a scientific manner। अगर पहले से ही उनकी व्यवस्था साइंटिफिक रूप से की गई है तो उनको पहचानना कहाँ मिलेगी और उसका उपयोग करना बहुत आसान काम है। इसी प्रकार से हम नेचर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरेंज करना चाहते हैं कि कल हमें इनकी जरूरत पड़े, ऑर्गेनिजम्स की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़े तो हमें पहले से पता हो कि ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप का मेंबर है, इसके क्या फीचर्स हैं और ये हमारे क्या काम आ सकता है, या अगर उससे हमें कोई लॉस भी हो सकता है। कोई प्लांट ऐसा भी तो हो सकता है हमें नुकसान दे, कोई एनिमल हो सकता है जो हमारे लिए खतरनाक हो। सो वी मस्ट नो द फीचर्स। हमें पहले से फीचर पता होने चाहिए और उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो तुलना करने के लिए हमारे पास पहले से एक लिस्ट होनी चाहिए कि पहले से जाने गए ऑर्गेनिजम्स की तुलना में ये कहाँ रखा जाएगा। ये सारी व्यवस्था, इसका मतलब आपको दिमाग में एक मेन एग्जांपल रखना है, वो है लाइब्रेरी का। जिस प्रकार से लाइब्रेरी में किताबों के व्यवस्थित होने से हमें सुविधा होती है, उनको हम एक साइंटिफिक मैनर में व्यवस्थित करते हैं, वैसे ही हम यहाँ ऑर्गेनिजम्स को एक व्यवस्थित कैटेगरीज में डिवाइड करके लिस्ट बनाना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशन रेडी रहे। डेफिनेशन पे फिर ध्यान देना है। साइंटिफिक मेथड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, याद भी करनी है डेफिनेशंस, ताकि हमें एग्जैक्ट आंसर आए। एग्जैक्ट आंसर आना बहुत जरूरी है, आसपास नहीं घूमना है। इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के आधार पर। अब जैसे मैंने कहा कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, शुरू में ऐसे नॉन साइंटिफिक क्राइटेरिया आ गए, बाद में साइंटिफिक क्राइटेरिया भी आए, पर उनमें भी बदलाव होते रहे, क्राइटेरिया फिक्स नहीं रहे। एनसीईआरटी कहता है क्राइटेरिया फॉर दीज क्लासिफिकेशंस चेंज्ड ओवर द टाइम। समय के साथ क्राइटेरिया में बदलाव आए। आपसे पूछेगा साधारण सवाल कि क्राइटेरिया फिक्स क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं रहे क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हमारी नॉलेज है वो चेंज हो गई है। ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हमारी नॉलेज चेंज हो गई तो हमें क्लासिफिकेशन के नए क्राइटेरिया भी उपयोग करने पड़ेंगे। जैसे मैंने लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया, अगर आज से 50 साल पहले कंप्यूटर की बुक्स का कोई सेक्शन ही नहीं था, लेकिन जब दुनिया में इतनी सारी कंप्यूटर रिलेटेड बुक्स आ गई तो उनको भी तो कहीं पर प्लेस करना पड़ेगा। सो इफ वी फाउंड न्यू फीचर्स, न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, न्यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स, देन वी मॉडिफाई अवर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। निश्चित सी बात है हम उधर जाने की कोशिश करेंगे जहां व्यवस्था बेहतर हो और उनका जो क्लासिफिकेशन है वो बेटर हो। फिर अगला पॉइंट आता है कि पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किसने की। ये एग्जैक्ट याद रखने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे आधी लाइन के सवाल बनते हैं एग्जाम में। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जहां भी आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो बड़ा नाम है एरिस्टोटल, जिनको आप फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी पहचानते हैं। बेसिक आइडियाज जो बायोलॉजिकल साइंस में डेवलप किए एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 हिस्सों में बांटा जो आप बहुत कॉमनली जानते हैं। प्लांट्स वर डिवाइडेड इनटू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। टॉल प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उससे छोटे झाड़ी वाले पौधे हैं, श्रब्स हैं, और छोटे पौधे हैं, ग्रास वगैरह हैं, वो सब किस में रख दिए? हर्ब्स में। एटलीस्ट इसमें प्लांट्स की इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर जैसे प्लांट की हाइट, उसकी स्ट्रेंथ,
इन चीजों को ध्यान में रखा गया, जिसके आधार पर प्लांट को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो उसके इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर के आधार पर किस कैटेगरी के सवाल बनेंगे, या तो साधारण सवाल जो आज की डेट में हम ट्री श्रब्स हर्ब्स के नाम से जानते हैं, ये डिवीजन किसने दिया, एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी कहता है एरिस्टोटल ने दिया। फिर उसके बाद यहां पर पॉइंट आया, एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी डिवाइड किया 2 हिस्सों में, इधर और इधर करके मैंने मार्क किए हैं। रेड ब्लडेड एनिमल्स, जिनकी बॉडी के अंदर रेड कलर का ब्लड पाया जाता है, वो रेड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आए। दूसरे एनिमल्स जो रेड ब्लडेड नहीं है। एरिस्टोटल ने ब्लड से रिलेटेड काफी स्टडीज की और उसी के आधार पर उन्होंने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन एनिमल्स के बारे में दिया। तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, किस आधार पर एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, ब्लड कलर के हिसाब से, रेड ब्लडेड एंड नॉन रेड ब्लडेड। जैसे जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स, बर्ड्स वगैरह हैं, ये रेड ब्लडेड में आते हैं, और कई सारे जो इंसेक्ट हैं जो नॉन रेड ब्लडेड में आते हैं, जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है, ब्लूइश कलर का ब्लड होता है, तो वो आ गए किसमें, नॉन रेड ब्लडेड, जो आप डिटेल में एनिमेलिया में अलग से पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पहले डिस्कशन में। क्या शुरू से ही क्लासिफिकेशन साइंटिफिक थे? नो। फिर किसके आधार पर थे? यूज के आधार पर, जैसा हम उपयोग कर रहे हैं। आज की डेट में जो क्लासिफिकेशन उपयोग होते हैं वो कैसे क्राइटेरिया के हैं? साइंटिफिक। क्या क्राइटेरिया फिक्स है? ना, क्राइटेरिया समय के साथ चेंज होता है। ऐसे ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में, नीट जब क्वेश्चन बनाता है तो ऑप्शन लिखता है कि आज की डेट में क्राइटेरिया फिक्स हो गया। ना, क्राइटेरिया समय के साथ बदलता रहता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ती है। प्लांट्स में, एनिमल्स में पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। ये हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन तैयार हो गई यहाँ क्लासिफिकेशन के बारे में। वो पॉइंट फिर बोलूंगा, दिमाग में रखना है इस चीज को कि आखिर हम क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूटिलाइजेशन, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को आसानी से समझ सके और उपयोग कर सकें। ये वाले पॉइंट्स पहले आप ध्यान से देख लेंगे, फिर हम अगले पॉइंट्स के डिस्कशन पर जाएंगे। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट हियर इन दिस डिस्कशन। आगे मूव करते हैं। एरिस्टोटल के इस क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन की जो अगली बड़ी कोशिश की गई, दैट वाज डन बाय कैरोलस लिनस। कैरोलस लिनस, जिनका क्लासिफिकेशन में बड़ा नाम है, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया 2 किंगडम में, जो कहलाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है कि किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किंगडम्स किसने दिए? कैरोलस ने। कितने किंगडम दिए? 2 आपके सामने, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किस आधार पर दिए? उसमें 3 पॉइंट हैं, मेनली बेस्ड ऑन, मुख्य आधार क्या है? सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें से सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। लोकोमोशन भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो, पर बहुत लूजली उपयोग किया गया है, मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया इसको। तो पहले जो 2 पॉइंट हैं, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जहां आपको बेटर आंसर देना होता है, मैंने बिल्कुल क्लियरली मार्क किया। सबसे पहले सेल वॉल पर 2 स्टार यहां पर मार्क कर दिए, लोकोमोशन पर सिंगल स्टार मार्क किया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो साथ में लगाने के लिए है कि अगर ये सपोज ऑल ऑफ द अबव टाइप क्वेश्चन बन जाए तो क्या इन दोनों के साथ मिलकर उपयोग हो सकता है? बिल्कुल मिलकर उपयोग हो सकता है, पर उसका अकेले इतना महत्व नहीं है। क्यों नहीं है आगे दिखेगा आपको, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे भी मेंबर्स इसमें हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम नहीं है, पर वो सेम किंगडम में है। देखेंगे जरा, किंगडम प्लांटी में किसको रखा गया? बैक्टीरिया को। सेल वॉल है, यस। प्लांट्स को सेल वॉल है, यस। फंजाई को सेल वॉल है, यस। इसका मतलब सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ये लो, और एक स्टार यहां पर बढ़ा दिया, तो सेल वॉल सबसे पहली प्रायोरिटी है इनको एक ही किंगडम में लाने की। फिर पॉइंट आया लोकोमोशन का। प्लांट्स में लोकोमोशन है ना, अपनी जगह से मूव करके थोड़ी कहीं जा रहे हैं,
बैक्टीरिया में क्योंकि माइक्रोब्स हैं, फ्लैजिलर स्ट्रक्चर्स कुछ में है, कई सारों में नहीं भी है, मतलब बहुत पुअर लोकोमोशन है। फंजाई में भी लोकोमोशन नहीं है, इसका मतलब लोकोमोशन भी दूसरे लेवल पर कंसीडर हो सकता है। लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने कहा यह वीक पॉइंट है। क्यों? फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, प्लांट का अलग है, फिर भी दोनों कैरोलस लिनस ने एक ही किंगडम में रख दिए। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फंजाई प्लांट्स और बैक्टीरिया को सेम किंगडम में रखने का कैरोलस लिनस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, आंसर बनेगा सेल वॉल। जिनके अंदर सेल वॉल थी और लोकोमोशन के पुअर चांस थे, क्योंकि रिजिडिटी आ जाएगी ना बॉडी में, तो रिजिडिटी आ जाएगी तो लोकोमोशन के भी पुअर चांस हो जाएंगे। ये तो क्योंकि माइक्रोब्स है तो जिनमें फ्लैजिला स्ट्रक्चर आ जाता है तो वहां पर आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल जाती है। अदरवाइज बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये लोकोमोशन कैसे आएगा, मूवमेंट कैसे आएगा? इसलिए नंबर 1 प्रायोरिटी सेल वॉल, नंबर 2 प्रायोरिटी लोकोमोशन, और तीसरे पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ सिमिलरिटी है भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, कुछ जगह नहीं भी है। फिर इसके बाद किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन रखे गए हैं? प्रोटोजोन से लेकर, मतलब सिंपल अमीबा, पैरामीशियम से लेकर और मैमल्स तक, एडवांस एनिमल्स तक, सबको इन्होंने किस में रखा? एनिमेलिया में। क्या अमीबा में सेल वॉल है? ना। पैरामीशियम में है? नो। ह्यूमंस, हमारी बॉडी के सेल में सेल वॉल है? नो। इट मींस लेकर प्रोटोजोन से और मैमल्स तक सेल वॉल नहीं है। अगेन आप पाएंगे कि सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। नंबर 2 पर लोकोमोशन। किसी अमीबा पैरामीशियम में, जैसा पैरामीशियम में सीलिया वगैरह से मूवमेंट हो रही है, या फिर मैमल्स में आप देखते हैं लोकोमोशन, हम अपने पांवों से मूव कर रहे हैं। कई सारे जानवर हैं जो आप देखते हैं चारों लिम्ब से चलते हैं। इट मींस लोकोमोशन भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगेन कुछ सिमिलरिटी पाई जाएगी, कुछ नहीं पाई जाएगी। मींस जो छोटे माइक्रोब वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनका खाना खाने का मेथड हो सकता है हमसे बिल्कुल मैच ना करे, पूरी तरह मैच ना करे। उनकी बॉडी में डाइजेशन का अलग हिसाब हो, सेल के अंदर होता हो, हमारा सेल के बाहर होता हो, तो इनमें डिफरेंस आ जाएगा। इट मींस अगेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ वीक पॉइंट। क्राइटेरिया वही रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आंसर देना पड़ा तो, दूसरी प्रायोरिटी पर लेना पड़ा तो लोकोमोशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे लो लेवल का पॉइंट है इनकी सिमिलरिटी को बताने के लिए। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सेल वॉल। बैक्टीरिया किसके साथ? प्लांट्स के साथ। फंजाई भी किसके साथ? प्लांट्स के साथ। जबकि प्रोटोजोन्स किसके साथ? एनिमल्स के साथ। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सेल वॉल का आ गया। अब उसके बाद यहां जो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे रहा हूं उसकी डीमेरिट्स हैं कुछ। कैसे डीमेरिट्स हैं? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टुगेदर। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है जिसका सेलुलर सिस्टम प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल ऑर्गेनल वाला सिस्टम नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स है। बेसिक नॉलेज यूज करनी है अपनी सेल की। तो जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है और उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेम किंगडम में ले आए, इनको तो मिक्स कर दिया। तो पहली प्रॉब्लम, मिक्स कर दिया प्रोकैरियोट यूकैरियोट को। वही मैंने एग्जांपल में भी लिखा है, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स टुगेदर, एक ही किंगडम में, प्लांटी में। यह मिस्टेक है, तो ये डीमेरिट आ गई, मिस्टेक है। समय के साथ पता चलता है। शुरू में कोई भी काम होता है ना, वो एक बारी में परफेक्शन नहीं आएगा, धीरे धीरे आगे लोगों ने इसको इंप्रूव किया। और किस लेवल की प्रॉब्लम? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस तो करता है, सेल वॉल भी है प्लांट की तरह, लेकिन क्लेमाइडोमोनास है यूनिसेलुलर। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। क्लेमाइडोमोनास है यूनिसेलुलर, जबकि बाकी जो दूसरे प्लांट है वो है मल्टीसेलुलर। तो अब यहां क्वेश्चन अराइज हुआ कि आप
प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भी कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं कि इनको अलग करो। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को भी मिक्स कर दे रहे हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भी मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये किस में काउंट होंगे? डीमेरिट में। और आगे पॉइंट दिया फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, जो मैंने कहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन वीक पॉइंट है क्योंकि इसमें मिक्स है। प्रोटोजोन्स लार्ज एनिमल्स, सॉरी जो ये यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर वाला एग्जांपल है, प्रोटोजोन यूनिसेल्युलर और बाकी दूसरे लार्ज एनिमल्स हमारे जैसे या दूसरे और क्लासेस के वो क्या है? वो मल्टीसेल्युलर है। या फोटोसिंथेटिक वाला जो एग्जांपल है वो इधर यहां पर दिया। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक भी एक साथ रख दिए, जैसे प्लांट्स एंड फंजाई। इस एग्जांपल को मैं पहले से भी उपयोग कर रहा हूं। तो क्या क्या क्वेश्चन बने हमारे इस डिस्कशन में से? पहला किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनस, कितने किंगडम? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या प्रोकैरियोट यूकैरियोट अलग किए गए? नो, मैनी मेंबर्स टुगेदर। क्या यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर की भी मिक्सिंग है? यस। क्या फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक की भी मिक्सिंग है? यस। तो ये 3 मेन पॉइंट हो गए, आपके सामने हैं तीनों। डीमेरिट, डीमेरिट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है यहां क्वेश्चन बनाने में। डीमेरिट भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तीनों डीमेरिट फिर बोलता हूं, मिक्सिंग ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, मिक्सिंग ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, मिक्सिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। These were 3 main demerits of 2 kingdom classification. ये 2 kingdom classification की 3 मुख्य demerits थे और सभी एग्जाम्पल सहित एनसीईआरटी के पॉइंट के सहित आपके सामने है। ये पॉइंट हमें याद रहेंगे, क्वेश्चन बनेगा एकदम सटीक। फिर अगले डिस्कशन पर हम आए, यहां से आगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। जरूरत महसूस हुई, हमने कहा ना समय के साथ नए पॉइंट जुड़ेंगे, लोग नए आइडिया देंगे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हैकल। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, हैकल का नाम इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, और आपसे पूछेगा कि तीसरा किंगडम कौन सा दिया गया। तीसरा किंगडम जो यहां मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा, वो तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा। क्यों? इससे पहले ही प्रोकैरियोट यूकैरियोट का इतना डिस्कशन चल रहा होता है 2 किंगडम पर ही कि हमें देख के ऐसा लगता है अच्छा प्रोकैरियोट को सबसे पहले अलग करो तो क्या बना होगा आगे? मोनेरा। ना, तीसरा किंगडम जो दिया गया वो मोनेरा नहीं है, मोनेरा का नंबर आगे आया। तीसरा जो किंगडम दिया गया वो है प्रोटिस्टा। ये क्लोज क्वेश्चन बनता है और बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर दिमाग को धोखा देता है एग्जामिनर। बच्चे को देखने से ऐसा लगता है कि अच्छा पहले प्रोकैरियोट को अलग करो, जबकि ऐसा हुआ नहीं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स को अलग किया गया। हैकल ने सभी यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को एक किंगडम के अंदर प्लेस किया, नाम दिया क्या किंगडम को? प्रोटिस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका डिटेल भी आगे डिस्कशन में आएगा, तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। प्रोटिस्टा में कई अच्छी क्वालिटी के सवाल बनते हैं। अभी सबसे पहले जो याद करना है, इसमें कौन ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं? ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स इसके अंदर रखे जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद भी कई डिमेरिट बच गए। कौन कौन सी डिमेरिट बच गई? आपने यूनिसेल्युलर तो अलग कर लिए, लेकिन क्या अभी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाली मिक्सिंग है? यस, अभी भी है। क्या प्रोकैरियोट यूकैरियोट की अभी भी मिक्सिंग है? यस। तो मैंने उनको दोबारा लिस्ट नहीं किया, यहां अपने आप अप्लाई करना। हमारी 3 मेन प्रॉब्लम चल रही थी, मिक्सिंग ऑफ प्रोकैरियोट यूकैरियोट, मिक्सिंग ऑफ यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, मिक्सिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक। उनमें से यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को अलग कर दिया। क्या अभी भी बाकी 2 प्रॉब्लम्स या 2 डीमेरिट जिंदा है? यस, वो बाद में अलग होगी। तो 3 किंगडम तो हो गए तैयार। अब आगे और इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत थी। अगले लेवल पर क्या एक्टिविटी हुई? इट वॉज कॉपलैंड हु गेव 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड के द्वारा दिया गया। इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो चौथा किंगडम आया वो किंगडम कौन सा?
मोनेरा, ये आपके सामने। फोर्थ किंगडम वाज मोनेरा। किसके लिए? ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी प्रोकैरियोट्स। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो प्रोकैरियोट फोटोसिंथेटिक है या नहीं है, वो प्रोकैरियोट डिकम्पोजर का रोल रखता है या ऑटोट्रॉफिक है, कोई मतलब नहीं है। इफ इट इज अ प्रोकैरियोट देन प्लेस्ड इनटू वन किंगडम मोनेरा। आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में रखने के लिए क्या होना चाहिए। उसका नॉन फोटोसिंथेटिक होना जरूरी है, गलत। उसका फोटोसिंथेटिक होना जरूरी है, नहीं। उसका पैरासाइट होना जरूरी है, नहीं। इवन ऐसे भी कहेगा कि उसका बैक्टीरिया होना जरूरी है, यह भी सही नहीं है। उसका प्रोकैरियोट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट में भी आपके सामने आगे डिविजन्स आएंगे। हाँ, मेन ग्रुप बैक्टीरिया जरूरी है, लेकिन वहां भी तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और इसके अलग माइकोप्लाज्मा जैसे ग्रुप आएंगे। इट मींस ये सब किसके लिए? प्रोकैरियोट्स के लिए। तो क्या प्रोकैरियोट्स में भी एक से ज्यादा प्रकार के प्रोकैरियोट्स हैं? बिल्कुल, हमारे डिस्कशन में आगे आएंगे, डिटेल में हमारे सिलेबस के अंदर है। जैसे अगर मैं दो मेन पॉइंट की बात करूं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। जो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है, ये दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं। इनमें डिफरेंस है, इवन सेल वॉल की प्रेजेंस एब्सेंस का डिफरेंस है। बट अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रोकैरियोटिक है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दे वर ऑल प्लेस्ड इनटू मोनेरा। तो मोनेरा में प्लेस करने के ये क्राइटेरिया आ गया। अभी भी क्या प्रॉब्लम बची? क्या कहीं पर अभी भी यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर की प्रॉब्लम कहीं कहीं बाकी है? बिल्कुल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अभी भी बाकी है? बिल्कुल बाकी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम बाकी है, क्योंकि जहां पर आप प्लेस कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी भी फंजाई के मेंबर्स किसके साथ रखे हुए हैं? प्लांट्स के साथ। तो इसका मतलब कैसे कैसे एक्टिविटी चली? बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई टुगेदर, प्रॉब्लम। सेल नहीं मिलते, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मैच करते। उनमें से बैक्टीरिया को अलग करने का तरीका क्या है? मोनेरा है जी। कैसे? प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया का ग्रुप अलग हो गया, प्रोकैरियोटिक। लेकिन क्या फंजाई अभी भी प्लांट के साथ है? क्योंकि अभी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्ट्रांगली उपयोग नहीं किया गया। तो ये लिखा हुआ फंजाई, बिकॉज फंजाई वाज स्टिल विद प्लांट्स। मतलब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिए जाने तक भी फंजाई किसके साथ है? प्लांट्स के साथ है। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर वाली जो प्रॉब्लम है वो अब है तो, लेकिन कमजोर है। क्योंकि कुछ फंजाई में भी जैसे जिनका क्राइटेरिया आगे उपयोग होगा या उनके सेलुलर स्ट्रक्चर्स के आधार पर उनको प्लेस किया जाएगा, जैसे ईस्ट वगैरह। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था, पर मेन जो कंफ्यूजन है वो क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी मिक्सिंग अभी भी चल रही है। दिमाग में इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर तीन मेन प्रॉब्लम, फास्ट रिवीजन दिमाग में। थ्री मेन प्रॉब्लम, प्रोकैरियोट यूकैरियोट टुगेदर, मल्टीसेल्युलर यूनिसेल्युलर टुगेदर, एंड डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन टुगेदर। मैं आपसे सवाल करूंगा, इनमें से सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश की गई? यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर की। किसने सुलझाई? हैकल। पूरी तरह तो नहीं सुलझा पाए, क्योंकि कुछ हमें फंजाई में भी यूनिसेल्युलर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी उसका मेजर पार्ट सुलझा दिया उन्होंने। कहां रख दिया? यूनिसेल्युलर को उन्होंने प्रोटिस्ट में। यूकैरियोट यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट में रखे जाते हैं। फिर अगले नंबर पर किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? प्रोकैरियोट यूकैरियोट। चार किंगडम क्लासिफिकेशन देने पर। और इसी प्रॉब्लम को आगे लेकर अगले पॉइंट पर जाऊंगा। अभी भी मुख्य रूप से कौन सी प्रॉब्लम जिंदा है? अभी भी मुख्य रूप से प्रॉब्लम जिंदा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की।
ऑफ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सुलझाने का नंबर आया किससे? इट वॉज ग्रेट वर्क डन बाय R.H. विटेकर, जिन्होंने इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। किस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई R.H. विटेकर के द्वारा, और क्या उनका क्राइटेरिया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसका डिस्कशन अभी यहां से हमारा आगे बढ़ेगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, सबसे पहले तो R.H. विटेकर का नाम भी महत्वपूर्ण है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? R.H. विटेकर ने दिया। कब दिया? यहां ईयर भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सब जगह ईयर रखने के लिए नहीं बोला, जहां जिस चीज का जितना महत्व है उसके हिसाब से चलने की भी आवश्यकता होती है। हर एक केस में हमने ईयर नहीं लिखा, पर R.H. विटेकर के केस में 1969 याद रखना है। एनसीईआरटी ने भी दिया है, इसलिए भी याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। क्या मेन क्राइटेरिया उन्होंने यूज किए? निश्चित सी बात है, उसमें जो पुराने पॉइंट दूसरे लोगों के द्वारा यूज हो चुके वो भी आएंगे। हाँ, कुछ नए पॉइंट को अधिक महत्व दिया जाएगा। इस बात पे ध्यान देना है कि कुछ नए पॉइंट का महत्व आएगा। मेन क्राइटेरिया क्या है? क्या मेन क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर दो प्रकार का, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। एक एक स्टेप चलूंगा, ऐसे ही दिमाग में क्लासिफिकेशन चलाना है। पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में किसको रख दिया? प्रोकैरियोट्स सारे के सारे किसमें रख दिए? एक किंगडम में, जो पहले भी दिया गया था उसी को यूज किया आगे बढ़ के। लेकिन अब क्योंकि पांचवा जोड़ रहे हैं तो पांचों इनके नाम में एक साथ भी आएंगे। किसमें रख दिए? मोनेरा में। इसका मतलब अब कौन बच गए? यूकैरियोट्स। ये रिमेनिंग है, इनका अभी कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ। किसका प्लेसमेंट हो गया? प्रोकैरियोट्स का। किस किंगडम में? मोनेरा में। अब इन यूकैरियोट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन, स्टेप चलाएंगे, मेरे स्टेप पहचानने हैं। इन यूकैरियोट्स को यहां दूसरे पॉइंट पर ले आए, इनका यहां उपयोग होगा। थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या तो यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर। लिखने का मेरा मेथड देखना, मैंने लिखा है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट की तो जरूरत ही नहीं है, उनको तो एक किंगडम में पहले ही रख के आ गया। तो प्रोकैरियोट सारे एक किंगडम में पहले ही रख दिए। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बच रहे हैं वो यूकैरियोट। यूकैरियोट में से हमने कौन ले लिए? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। अब वो कुछ भी करते हो, फोटोसिंथेसिस करें नहीं करें, कुछ मेंबर करते हैं कुछ नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा क्लेमाइडोमोनास फोटोसिंथेटिक है, अमीबा नॉन फोटोसिंथेटिक है। लेकिन क्या दोनों प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे? यस। किस आधार पर? बिकॉज बोथ आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। जो बोल रहा हूं वो लिखता हूं। फिर इस प्रोटिस्टा में मैंने जैसे एग्जाम्पल दिए, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास थोड़ा क्लियर यहां पर नहीं आया, इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। क्लेमाइडोमोनास फोटोसिंथेटिक है, पी लिखा है। फोटो फोटो मतलब फोटो लगाने वाला फोटो नहीं, फोटोसिंथेटिक है। मतलब आई होप बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे। फोटो से मतलब फोटोसिंथेटिक है। क्या इसी मेंबर, इसी ग्रुप के अंदर अमीबा,
अमीबा नॉन फोटोसिंथेटिक है। फिर भी इनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया। हाँ, छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देना, उससे पूरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एनसीईआरटी भी ऐसे समझाता है, कहता है जब किंगडम प्रोटिस्टा दिया गया तो पुराने कई नियम बदल गए, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ तो फोटोसिंथेटिक आ रहे हैं, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक आ रहे हैं। सेल वॉल के नियम भी कई जगह तोड़ दिए गए। क्यों? क्लेमाइडोमोनास में सेल वॉल है, एमीबा में सेल वॉल नहीं है। तो क्या ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हुए सेल वॉल वाला नियम बदला गया, तोड़ा गया? यस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आगे जाकर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो आता है, लेकिन क्या किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स को रखते हुए मोड ऑफ न्यूट्रिशन का महत्व है या यूनिसेल्युलर यूकैरियोट के पॉइंट का? आंसर है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, जो यहां लिखा हुआ है, इसका महत्व है जी। इस पे पूरा ध्यान देना, इसी से आंसर बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, इस बात की बड़ी वैल्यू है। विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, यस। लेकिन यदि क्वेश्चन बदल दे, विटेकर के द्वारा ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखने के लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है? नो। क्या इंपॉर्टेंट है? यह लगाया आपके सामने, बोला यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। सेल वॉल हो या ना हो, फोटोसिंथेटिक हो या ना हो, सब चलेगा जी। यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट होना चाहिए। इसका मतलब आपने प्रोकैरियोट को एक तरफ कर दिया, मोनेरा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को दूसरे ग्रुप में डाल दिया, प्रोटिस्टा। अब आया नंबर अगले कैरेक्टरिस्टिक का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ भी कहने से पहले 5 स्टार लगाएंगे मैंने इस पर। क्यों लगाए? बहुत बड़ा महत्व। विटेकर ने वो प्रॉब्लम सॉल्व की जो अभी तक किसी ने नहीं की थी, और वो थी फंजाई को प्लांट से अलग करना। आपसे पूछेगा वो क्राइटेरिया बताओ जिसके आधार पर विटेकर के द्वारा फंजाई को प्लांट से अलग किया गया। आंसर बनेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये लैंग्वेज तो आसान है कि विटेकर का वो क्राइटेरिया बताओ जिसके आधार पर फंजाई को प्लांट से अलग किया गया। ये आसान है। मैं अभी थोड़ी देर में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के दिखाऊंगा आपको। अभी पहले आप आसान लैंग्वेज में सुनिए। जो सेप्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स थे, फोटोसिंथेटिक नहीं है, गले सड़े को डिकम्पोज करके भोजन प्राप्त करना, सेप्रोट्रॉफ्स। डेड मटेरियल को डिकम्पोज करके भोजन प्राप्त करना, ये सेप्रोट्रॉफ्स हैं। खुद अपना भोजन नहीं बनाते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। कूड़े करकट पर गंदगी में फंजाई उगी दिखेंगी, दिखने में तो लग रहा है कि प्लांट जैसे उग रहे हैं, पर वो एक क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल नहीं है उनमें। ये एक क्लोरोफिलस है। फंजाई छोटी क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर फंजाई को प्लांट के साथ ही रख देता है। तो वो जब रख रहा होता है तो इसका मतलब वो 5 किंगडम के हिसाब से चल नहीं रहा है, उसने अपने लोअर लेवल के जो क्लासिफिकेशन है उनके आधार पर कर दिया ऐसा। तो ये जो दिखने में प्लांट जैसे लग रहे हैं पर ये एक क्लोरोफिलस है, इनके लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट के जैसा नहीं है। इसलिए विटेकर ने इनको अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया और वो अलग ग्रुप, नया किंगडम आ गया, फंजाई। नंबर डालते चले जाना है, ध्यान से देख लेना। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरे नंबर पर किंगडम क्या आ गया? प्रोटिस्टा। पहला किंगडम देने का क्राइटेरिया प्रोकैरियोट्स, दूसरे किंगडम का क्राइटेरिया यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, तीसरे किंगडम का क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो सेप्रोट्रॉफिक थे, गले सड़े डेड मटेरियल को डिकम्पोज करके भोजन प्राप्त करने वाले थे, नॉन फोटोसिंथेटिक थे, किसमें रख दिए? फंजाई में।
ये सबसे बड़ा काम था विटेकर का। 5 स्टार इसलिए लग रहे हैं क्योंकि क्या किंगडम मोनारा का नाम पहले भी आ चुका था? यस। प्रोटिस्टा का नाम हैकल पहले ले चुके थे? यस। कोपलैंड पहले मोनारा का नाम ले चुके थे? यस। क्या किसी ने हैकल से पहले किंगडम फंजाई का नाम लिया था? नो। इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण वर्क जो है वो है फंजाई को अलग करना, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, किंगडम फंजाई क्रिएट करना। अब आगे तो आसान काम बचा। यूकैरियोट में अब ये यहां यूनिसेल्युलर तो पहले ही प्रोटिस्टा में चले गए, तो जो बाकी मल्टीसेल्युलर बचे, तो मल्टीसेल्युलर में से गले सड़े को डिकम्पोज करके भोजन प्राप्त करने वाले फंजाई में, फोटोसिंथेसिस करके भोजन प्राप्त करने वाले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेल्युलर, पूरा लिखा है क्लियर मैंने, ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेल्युलर। क्यों? क्या क्लेमाइडोमोनास अभी आपके सामने ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक था, लेकिन कैसा था? यूनिसेल्युलर। ऑटोट्रॉफिक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा, ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट मोनेरा। एक एक शब्द पे क्वेश्चन पहचानना है, अगर कहे ऑटोट्रॉफिक देकर धोखा देगा। ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट मोनेरा, ऑटोट्रॉफिक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट जैसे क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा, ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेल्युलर प्लांटी। अब आना है चौथे किंगडम पर, प्लांटी। ये पॉइंट जो यहां लिखा है इसकी बड़ी वैल्यू है, ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेल्युलर प्लांटी। अब कौन बचे? जो खाना खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, भोजन खाया अंदर एलिमेंट्री कैनाल में, अब बोलो जो खाना खा रहे हैं, खाना खाने वाले। फंजाई खाना खाते नहीं है, मैंने बार बार बोला है, डेड मटेरियल को गला सड़ा के डिकम्पोज करके एब्जॉर्ब करते हैं भोजन को उसमें से। दे डोंट ईट, वी ईट फूड। जो खाना खाने वाले हेटेरोट्रॉफ्स बचे वो कहलाते हैं होलोजोइक। ध्यान देंगे स्पेलिंग पे, यहां थोड़ा ऊपर लिखा है करेक्शन, यहां पर HOLOZOIC, होलोजोइक मल्टीसेल्युलर। होलोजोइक मल्टीसेल्युलर कहां पर आ गए? एनिमलिया। ये आ गया पांचवा किंगडम, पांचवें किंगडम का नंबर आ गया। अब आपके सामने पांचों किंगडम है, तो पांचों किंगडम में अब और भी क्या क्राइटेरिया है, जैसे रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है, जो यहां आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, एप्लीकेशन लेना है दिमाग से। मोनेरा में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया डिवाइड कर गए तो उनके लिए तो यही रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन मच सिंपलर है, बैक्टीरियल डिवीजन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टा में भी जो मेंबर्स हैं, जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें भी अगर अमीबा डिवाइड कर गया, क्लेमाइडोमोनास डिवाइड कर गया, क्योंकि ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का है, अगर उसमें डिवीजन हो गया तो डिवीजन होने पर ऑर्गेनिज्म नया ही बन गया। तो जहां पर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हुए, देयर सेल डिवीजन मींस रिप्रोडक्शन। लेकिन जहां ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है, देयर सेल डिवीजन डज नॉट मीन रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा छिपा हुआ पॉइंट है, पर यूं जानना जरूरी है, एनसीईआरटी ने नाम लिया है रिप्रोडक्शन का। तो कहीं कहीं पर तो डिवीजन का मीनिंग ही रिप्रोडक्शन है और कहीं डिवीजन का मीनिंग रिप्रोडक्शन नहीं है। अलग से पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी जिनके माध्यम से रिप्रोडक्शन होगा। हाँ, डिटेल फिर वो अलग चैप्टर के हिस्से हैं, किस ऑर्गेनिज्म में। जैसे अगर हम आगे प्लांटी में पढ़ेंगे, कहीं पर लाइफ साइकिल अलग अलग प्रकार की हैं, 3D आर्किगोनिया वगैरह, ओव्यूल, वो फिर अलग डिटेल डिस्कशन, अलग इशू है। अभी छोटा पॉइंट ये लेना है कि रिप्रोडक्शन के भी इन ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार के साधन हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर दोबारा सवाल करूंगा। इन सारे क्राइटेरिया में से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि विटेकर के द्वारा यूज किए गए क्राइटेरिया में से सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताओ। तो बच्चा क्या करता है, एनसीईआरटी की लाइन उठा के ले आता है। ये देखो सब सारा लिखा हुआ है, सेल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, फाइलोजेनेटिक लिखा हुआ है। फाइलोजेनेटिक अभी लूंगा आगे।
तो अब इसमें से एग्जामिनर ने पूछ लिया सबसे इंपॉर्टेंट बताओ वो तरीका जो मैंने हिंट दिया, जिस आधार पर फंजाई को अलग किया गया, क्योंकि फंजाई ही तो नया किंगडम बना है, जो फंजाई को बाकी से अलग करेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि 5 किंगडम देने के लिए वो क्राइटेरिया लाओ जिसकी वजह से 5वां किंगडम बना। क्या मोनेरा का नाम पहले से था? यस। प्रोटिस्टा का नाम पहले से था? यस। प्लांटी एनिमेलिया पहले से थे? यस। कौन सा नहीं था? फंजाई नहीं था। और फंजाई को अलग करने के लिए कौन से क्राइटेरिया का उपयोग हुआ? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर क्वेश्चन में नाम ले दे फंजाई को अलग करने के लिए तब तो आसान हो गया, तुरंत ही पता चल गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई का नाम नहीं ले और पूछे विटेकर का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताओ, तब भी आंसर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसीलिए इस पर 5 स्टार लगे हुए थे। फिर पॉइंट आता है एनसीईआरटी का, जो अगला आखिरी पॉइंट विटेकर के मामले में लिया एनसीईआरटी ने। वो पॉइंट आता है 5वां, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एक तो टर्म याद रखना है और मीनिंग पहचानना है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन होने के संदर्भ में, ऑर्गेनिजम्स का एडवांसमेंट होने के संदर्भ में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मींस हाउ ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू देयर इवोल्यूशन। कैसे उनका आपस में संबंध है उनकी इवोल्यूशनरी चेन के माध्यम से। मतलब हम एडवांस हैं तो हमसे जस्ट नीचे कौन, उसके जस्ट नीचे कौन, उससे नीचे कौन, ये जो एक के बाद एक चेन बनी हुई है इवोल्यूशन की, यही कहलाती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या इसका विटेकर ने यूज किया? यस। सबसे पहला पॉइंट तो एनसीईआरटी लिखता है यूज किया, पर दिखाता नहीं है, खाली नाम लिख के भाग जाता है। हम यहां शो करेंगे कैसे यूज किया, पुराने एनसीईआरटी के पॉइंट्स को लेकर यूज करेंगे किस प्रकार से विटेकर ने यूज किया। ध्यान से देखना है, डायग्राम पर ध्यान देना है। क्या विटेकर के डिस्कशन में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल एक डिस्कशन का मैटर है? यस। जो सेल प्रोकैरियोट्स, नीचे लाइन से नीचे, ग्रीन लाइन से नीचे, जो सेल प्रोकैरियोट्स उनका किंगडम मोनेरा, जो यूकैरियोट बचे वो मोनेरा से बाहर लाइन के ऊपर गए। अब अगला क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब थैलस वाला पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अभी लिए थे। पीछे पॉइंट दोबारा देख लें चाहे, यह लिया था पॉइंट हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। यही ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन है, यही ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी का पॉइंट है। तो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी में यहां पर किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट तो पहले निकाल चुके, तो कॉम्प्लेक्सिटी पर इधर ध्यान देना है। वो तो है फीचर, फीचर है, और इस फीचर के आधार पर यह है डिवीजन। ऐसे इधर किया था, यह है फीचर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, इसके आधार पर डिवीजन इधर है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के आधार पर प्रोकैरियोट किंगडम मोनेरा, यूकैरियोट रिमेनिंग, फिर यूकैरियोट में से यूनिसेल्युलर किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको हैकल किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो क्या ये प्रोकैरियोट से ज्यादा एडवांस यूकैरियोट? यस। लेकिन यूकैरियोट में कौन? यूनिसेल्युलर। तो यूकैरियोट का सबसे बेसिक कौन? यूनिसेल्युलर। फिर यूकैरियोट के मल्टीसेल्युलर इवोल्यूशन के मामले में इससे ज्यादा एडवांस। फिर यहां पर प्रोटिस्टा में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया किंगडम का ओरिजिन बताओ, या किसी एक का पूछेगा। कैसे कैसे शक होंगे। हमसे पूछे प्लांटी का ओरिजिन बताओ, तो हम अपने दिमाग में क्या सोच सकते हैं? अच्छा, फंजाई से नीचे आ रहा था तो ऐसा करते हैं फंजाई का नाम पहले लिया था, फंजाई आंसर दे देते हैं ना। प्लांटी के ओरिजिन का आंसर क्या है? प्रोटिस्टा। ये जारी लाइन इधर से गया है। प्रोटिस्टा के फोटोसिंथेटिक मेंबर से कौन डेवलप हो गए? प्लांटी के मल्टीसेल्युलर।
क्या प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो सेप्रोट्रॉफिक मोड रखते हैं, फंजाई की तरह बिहेव करते हैं? यस। तो इसका मतलब फंजाई का भी ओरिजिन कहां से है? प्रोटिस्टा से। और जो मैंने अभी अमीबा का नाम लिया था, पैरामीशियम का नाम लिया था, जो कि मूव करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक है, वहां से ओरिजिन बन के प्रोटोजोन्स का नाम लिया था, वहां से किसका ओरिजिन जाता है? एनिमेलिया का। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये पूरा इवोल्यूशनरी लाइन पे चल रहा है? प्रोकैरियोट, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, मल्टी सेल्युलर की 3 लाइन, फोटोसिंथेटिक, सेप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, इस प्रकार से इनकी ये 3 अलग अलग लाइन चल रही है। ऊपर नाम लिखे हैं, टर्म्स लिखे हैं। किंगडम प्लांटी के मेंबर्स मल्टी सेल्युलर, फोटोसिंथेटिक। फंजाई के मेंबर्स, ईस्ट जैसे मेंबर को छोड़ दें, यूनिसेल्युलर को, तो बाकी सब मल्टी सेल्युलर, लेकिन कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में लेकिन डिफरेंस है। इसमें लिखा है इंजेक्शन, जिसको मैं तब से कह रहा हूं, खाना खाते हैं हम, एनिमेलिया के मेंबर खाना खाते हैं। वी आर हेट्रोट्रॉप्स बट वी ईट फूड, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। फंजाई मेंबर्स आर आल्सो हेट्रोट्रॉप्स बट दे डोंट ईट फूड, दे एब्जॉर्ब फूड। गले सड़े मटेरियल का अपनी बॉडी के बाहर ही डाइजेशन करके उसमें से भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एब्जॉर्प्शन, एक एक पॉइंट जो लिखा है सबकी वैल्यू है। ऊपर से देखना जरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पॉइंट जो मैं पहले ले रहा था, इस पे ध्यान देना। पहले फोटोसिंथेसिस वाले हेट्रोट्रॉप्स, एब्जॉर्प्शन सॉरी फोटोसिंथेसिस वाले ऑटोट्रॉप्स, एब्जॉर्प्शन वाले हेट्रोट्रॉप्स, इंजेक्शन वाले भी हेट्रोट्रॉप्स। इनका सिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल है, वो सबसे ऊपर लिखा है। इसी के आधार पर अप्लाई होगा, इसलिए ऊपर की तरफ उल्टा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसी से आंसर बनेगा। जो ऑटोट्रॉफिक है उसका इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में क्या रोल? दे आर प्रोड्यूसर्स। अब हेट्रोट्रॉफ में 2 अलग अलग कैटेगरी है। जो एब्जॉर्प्शन करने वाले हेट्रोट्रॉफ्स है, दे आर बिहेविंग एज डिकम्पोजर्स। जो मैं बार बार तब से कह रहा हूं, गले सड़े मटेरियल को, ये क्या मरे हुए मटेरियल को एंजाइम अपनी बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं और वहीं बॉडी के बाहर गलाते हैं, सड़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है? डिकम्पोजिशन का। इनका इकोलॉजिकल रोल कंज्यूमर्स है, चाहे हमारे जैसे एनिमल्स हैं ओमनीवोर, या कैटल वगैरह हैं जो कई सारे हर्बीवोर हैं, हिरन, बकरी, गाय, भैंस हर्बीवोर, वो भी प्लांट के ऊपर कंज्यूमर्स हैं, या कार्निवोर फ्लैश खाने वाले एनिमल्स हैं। सब किसमें? कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। दे आर ऑल इन कंज्यूमर्स। अब आपको वापस, मेरा भी यही सवाल है, एग्जामिनर का भी यही सवाल होगा, और आपको भी अपने दिमाग में यही सवाल देखना है कि क्या आपको ये पता चल पा रहा है कि ये सब इवोल्यूशनरी लाइन के आधार पर ऊपर जा रहा है? इनमें सबसे कम एडवांस मोनेरा, उससे ज्यादा इवोल्यूशनरी एडवांस प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से इवोल्यूशनरी एडवांस तीनों। क्या तीनों में से एनिमेलिया फंजाई से पैदा हुआ? नो। फंजाई प्लांटी से पैदा हुआ? नो। ऑल 3 इवॉल्व्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो इसका ओरिजिन पूछे तो भी आंसर प्रोटिस्टा, फंजाई का ओरिजिन पूछे तब भी आंसर प्रोटिस्टा, और एनिमेलिया का पूछे तब भी आंसर प्रोटिस्टा। आई होप ये सारी कहानी, ये जो एरो लिखा है, जो मैंने कहा, ये इनकी इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट को दिखा रहा है। तो क्या ये बात समझ में बैठी है कि यहां पर इनका ये फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है? ध्यान से एक बार और इसको देख लेंगे, ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये इनके इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट की टर्म्स में अरेंजमेंट किया गया है। इसी पॉइंट को और थोड़ा आगे हम बढ़ाएं तो एनसीईआरटी का टेबल लिया है हमने। एनसीईआरटी के इस टेबल में वही अपने हमने पुराने पॉइंट लिए हैं एनसीईआरटी के टेबल के हिसाब से। लिखने के तरीके अलग अलग हैं, मैंने अपने तरीके से डायग्राम से लिया उसको पहले, अब ये एनसीईआरटी का मेथड आ गया टेबल का। एनसीईआरटी ने कैरेक्टर्स दे दिए,
ये यहाँ पर और इंफॉर्मेशन क्या क्या पॉइंट है इनमें, कई सारे हमारे पुराने पॉइंट भी हैं। जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी का टेबल, मोनेरा में ये इंफॉर्मेशन देखेंगे, सेल टाइप कैसा, प्रोकैरियोट, बाकी सब में कैसा, यूकैरियोट, अभी एक्सप्लेन किया था। मोनेरा में प्रोकैरियोट, बाकी सब में यूकैरियोट। सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट है, यस, लेकिन सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं है, सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल नहीं है। डिटेल में आगे मोनेरा के डिस्कशन में आएगा, जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। यहां जो सेल वॉल बनी हुई है वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की। यहां पेप्टिडोग्लाइकन का मैंने अभी नाम जरूर लिया है, पर पेप्टिडोग्लाइकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे आएगा डिटेल में। यहां एनसीईआरटी पेप्टिडोग्लाइकन का अभी नाम नहीं लेता है, अभी वो केवल ये बताना चाह रहा है कि नॉन सेल्यूलोजिक है। प्रोटिस्टा में लिखा इन सम, मतलब कुछ मेंबर्स में सेल वॉल है, कुछ में नहीं है। जहां सेल वॉल है वो कुछ में सेल्यूलोज है, कॉम्प्लेक्सिटी है, और दूसरे ग्लाइकेन शुगर्स वगैरह प्रेजेंट है, पर बैक्टीरिया से अलग है। फंजाई में सेल वॉल है, यस, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। प्लांटी में सेल वॉल है, यस, सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं है। तो क्या सेल वॉल अभी भी एक क्राइटेरिया है? यस, एक क्राइटेरिया है, लेकिन मैंने कहा सेल वॉल के क्राइटेरिया का सबसे कम सम्मान हुआ जहां लिखा है मैंने इन सम, मतलब यहां तो गोल गोल कर दिया ना। सेल वॉल वाले भी हैं, सेल वॉल बिना वाले भी हैं। इफ दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, दे आर ऑल टुगेदर इन प्रोटिस्टा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका पूरा सम्मान किया गया है। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझाया, सिंगल सेल प्रोकैरियोट सेल्यूलर तो है ना, सिंगल सेल यूकैरियोट सेल्यूलर है। प्लांट में फंजाई में गए तो लूज टिश्यू टाइप, बहुत कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो नहीं है, लेकिन थोड़े लूज टिश्यू हमें मिल जाएंगे, मल्टी सेल्यूलर भी है। प्लांटी में गए तो प्लांटी के मेंबर्स में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। अगर आपको थोड़ा एनाटॉमी का जैसे याद हो, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्या ये टिश्यूज प्रेजेंट है? यस। ऑर्गन, बिल्कुल, जैसे लीव्स हैं, ये भी एक ऑर्गन कहलाते हैं। तो क्या प्लांट्स में टिश्यू और ऑर्गन के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? यस। एनिमेलिया में गए तो अपनी बॉडी पे अप्लाई करो, हमारी बॉडी में टिश्यूज हैं, यस, ऑर्गन्स हैं, यस, लेकिन क्या मल्टीपल ऑर्गन मिलके साथ में काम कर रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम आप पढ़ते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हमने इतना महत्व दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में मैंने कहा प्रोकैरियोटिक होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस करे या ना करे, तो वो सब मोनेरा में गया था। तो क्या मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स हो सकते हैं? यस, बिल्कुल ऑटोट्रॉफिक मेंबर हो सकते हैं। उनमें कुछ में कीमो ऑटोट्रॉफ पाए जाएंगे, कुछ फोटोसिंथेटिक होंगे, लेकिन क्या इसके साथ साथ हेटेरोट्रॉफ्स भी पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक हो सकते हैं, कुछ सेप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। मतलब यहां पर आपको पैरासाइटिज्म भी देखने के लिए मिल जाएगा हेटेरोट्रॉफ्स में, और सेप्रोट्रॉफ की तरह, फंजाई की तरह का बिहेवियर भी मिल जाएगा। प्रोटिस्टा में गए तो मैं तब से बोल रहा हूं, क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल दिया, अमीबा का एग्जांपल दिया। देयर कैन बी ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स यहां पर पाए जा सकते हैं। दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में। फंजाई में हेटेरोट्रॉफ्स, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुका हूं। हेटेरोट्रॉफ्स पाए जाएंगे, कैसे हैं? जो भोजन को गला सड़ाकर बॉडी के बाहर ही अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं और एब्जॉर्प्शन से भोजन लिया था। प्लांटी के मेंबर कैसे हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं जी, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बहुत ही आसान, सब पहचानते हैं। और यहाँ नाम लिया था इंजेक्शन का एनिमल्स में, हम भोजन खा रहे हैं एनिमेलिया के मेंबर, और वहां से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के टेबल की आ गई, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था।
ये पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जिन पॉइंट्स को एम्फसाइज किया गया है उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार ध्यान से देख लेना है। बराबर जो एनसीईआरटी के पॉइंट है उनको अभी एनसीईआरटी साथ में 5 किंगडम तक के एनसीईआरटी पढ़ डालनी है। ये सारे पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। थैंक यू।